नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव भी पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हम इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, अब बेटा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा था कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो स्टडी किया था दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मतलब कि हमने लाइट को एक वेव का नेचर बताया था। ठीक है, लाइट जो है वो वेविक फॉर्म में जा रही है, हमने ये नेचर बताया था। ओके, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर की। क्या डिफरेंस हुआ और ये वाला थ्योरी पढ़ने की क्यों ज़रूरत आ गई। ठीक है, जब हम लोग अच्छा खासा बता रहे थे, हमने ये भी कहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमने ये कहा कि भाई सन, ठीक है, सन है और सन से जब रे ज़मीन पे आएगी, मतलब पूरा जब वो रे ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो वो रे में अलग अलग अपने को फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से हमें अलग अलग टाइप की रेडिएशंस मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि हमने कॉस्मिक की बात की थी, गामा की बात की थी, एक्सरे की बात की थी, इस तरीके से ना। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ऐसे हमने बात की थी। तो जैसे विजिबल वाला अपने को दिख जाता है, ठीक है, ये ऊपर है, ये सारे नीचे, इस तरीके से हमने पूरा बताया था। तो दैट मीन्स हमने ये बताया कि एक जो रे है वो पूरी लंबी कंटिन्यूस है और उसके अंदर ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जो अलग अलग बिहेव करके हमें अलग अलग टाइप ऑफ द रेडिएशंस एमिट करवाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। फाइन, इतना क्लियर हो गया। तो फिर क्या दिक्कत आई। अब ना यहाँ पे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ जिसमें आपको समझा पाऊँ, तो देखो, अगर हम एक आयरन की रॉड लेते हैं, ठीक है, हमें एक ऐसा मेटल लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, हमें एक ऐसा मेटल लेना है। तो अगर मैं ये आयरन की रॉड को ले लेती हूँ और इस आयरन की रॉड को, ठीक है, मैं अच्छा खासा हीट कर देती हूँ। आपने शायद देखा भी होगा जब वो नहीं खिड़की या दरवाजे वेल्डिंग करते हैं ना, वो आग से, आपने देखा होगा ना। ठीक है, तो उस दौरान वो उस आयरन को मेल्ट करके चिपकाते हैं। तो अभी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्ट करने में टाइम लग जाता है। तो मेल्ट जब होता है तो उस दौरान, ठीक है, जब तक वो मेल्टिंग स्टार्ट हो प्रोसेस, उसके पहले आयरन के अंदर आपको अलग अलग कलर्स नज़र आएंगे। अब क्या, जैसे कि एग्जांपल दें कि जब आप उसको हीट करोगे ना, तो आपको पहले लाइट रेड कलर नज़र आएगा, मतलब हल्का सा गर्म हुआ है। हम कैसे बोलते हैं, अच्छा ये हल्का सा गर्म हुआ है। फिर धीरे धीरे लाइट के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको डार्क रेड कलर नज़र आएगा। ओके, दैट मीन्स कि हमने हीट ज़्यादा दी है तो इसके लिए डार्क रेड कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको उसके अंदर ऑरेंज नज़र आएगा। ठीक है, फिर येलो नज़र आएगा, फिर ब्लू नज़र आएगा और फिर फाइनली वाइट नज़र आएगा। ये आपको चेंजेस मिल जाते हैं। अब द पॉइंट इज़ दैट कि जैसे जैसे हम लोग हीट दे रहे हैं, ध्यान करना मेरे पॉइंट को, जैसे जैसे हीट दे रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, हमें अलग अलग कलर जो है वो दिखता जा रहा है। अब अगर हम लोग विजिबल रे को देखोगे, हम ये देख पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो विजिबल रेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। अब विजिबल रेंज में हमें पता है क्या होता है, विबग्योर होता है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो पहले हमें लाइट रेड दिखा और हमने हीट दी, मतलब कि ज़्यादा हीट दे रहे हो तो ज़्यादा डार्क रेड दिखने को मिला, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ज़्यादा डार्क रेड दिख रहा है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, इस तरीके से जो है वो चेंज होता जा रहा है। नाउ वी नो कि रेड कलर जो होता है, इसका वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी हाई होता है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होता है। क्लियर। फिर अपन लास्ट ब्लू की तरफ आ जाते हैं। तो ब्लू में जो होता है वो वेवलेंथ काफ़ी कम होता है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दैट मीन्स कि अलग अलग टेम्परेचर पे, मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला अपन को इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट बता दूं, आप जब ये देखोगे ना तो आपको वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ये वाले कलर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब अपन ने ना 10th स्टैंडर्ड में कुछ आपने रीड किया होगा शायद, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पत्ता, ठीक है, लीफ हमें ग्रीन कलर क्यों नज़र आता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी उस पत्ते पे गिरती है ना, ठीक है, तो वो सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय ग्रीन कलर के, और वो ग्रीन कलर जाता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है और हम उस पत्ते को ग्रीन कलर का देख पाते हैं। ये बेसिक हमने 10th में देखा था, लोअर ग्रेड्स में देखा होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, ठीक है, जो सारे के सारे रेस को एब्जॉर्ब कर रही है। ना अगर हम बात करें, कोई भी एक बॉडी ले लो ना बेटा, कोई भी अगर आप बॉडी ले लेते हैं, उस पर आप जब रेस को स्ट्राइक करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो वो 3 काम करेगी। पहला,
वो रिफ्लेक्ट करेगी, सारे के सारे नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ द रेज को वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ द रेज को वो एब्जॉर्ब करेगी और कुछ अमाउंट ऑफ द रेज को वो बाहर ट्रांसमिट कर लेगी, मतलब कि रिफ्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, ट्रांसमिट कर लेगी। इतना क्लियर हुआ? तो अपन अभी तक ये मानते हुए आए थे कि कोई भी बॉडी है ना, ठीक है, वो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब करती है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसके अंदर आता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला प्रोसीजर, और हमें अलग अलग इम्पैक्ट दिखता है। नाउ अब अगर आप खुद सोचो, अगर हम लोग वेविंग थ्योरी की बात करें, वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी कैसा था बेटा? कंटिन्यूस था, ठीक है, सन के यहाँ से आई चलती जा रही, चलती जा रही है। तो अगर वो वेव थ्योरी अपन के हिसाब से बात करते हैं, तो जो लाइट आई, ठीक है, रेडिएशन आया, वो जब चलता जा रहा है, दैट मीन्स कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब भी कर दे और फिर सेम फ्रीक्वेंसीज पे सारी की सारी रेज को एमिट भी कर दे। क्योंकि हमने देखा कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमें अलग अलग कलर मिल रहा है। अगर हम लोग जो वेव वाला थ्योरी था, अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम लोग तो ये बोल सकते हैं ना, और ये बोलना भी चाहिए हम लोगों को कि भाई जब हम लोग इसको पूरी पूरी आग दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, मतलब कि एनर्जी दे रहे हैं, तो ये पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए आयरन का रॉड, ठीक है, और उसके बाद इन जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो सारी की सारी एनर्जी एमिट करे। और अगर वो एमिट करे तो इसका मतलब कि ये कि हमें एक ही कलर नज़र आना चाहिए, या रेड नज़र आ जाए, या ब्लू नज़र आ जाए, या ऑरेंज नज़र आ जाए, एक ही नज़र आना चाहिए। बट हमें ये अलग अलग कलर्स क्यों नज़र आ रहे हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कलर का ये जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग क्यों हो रहा है? और हमें इतना तो पता ही है ना कि अलग अलग कलर का मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब चेंज होती जा रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, इसके लिए हमें अलग अलग कलर इम्पैक्ट मिल रहा है। बात आई समझ में? तो ये जो अलग अलग कलर का इम्पैक्ट मिल रहा था ना, वहीं से ही, ठीक है, वहीं से ही जो मैक्स प्लैंक जी है उनकी खोपड़ी में ऐसे सर्किट घूम गया कि ये अलग अलग क्यों मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए। अगर वेव थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है तो ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। और वेव थ्योरी परफेक्ट भी थी क्योंकि उस टाइम पे जितने एक्सपेरिमेंट किए गए थे सारे के सारे वैलिड हो रहे थे, तो फिर यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही है वेव थ्योरी? ओके, ये कुछ क्वेश्चंस को नींदें हराम कर ली थी, ठीक है, मैक्स प्लैंक जी की, कि ये क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, इसका मतलब ये है कि लाइट जो हम सोच रहे हैं ना कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। लाइट कैसी है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब कि छोटे 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 टुकड़ों में बटी हुई है। इसके लिए तो हमें अलग अलग कलर नज़र आ रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। बात समझ आई? ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बटी हुई है, उस हिसाब से उन्होंने ये सोची। तो उन्होंने ऐसा सोचा तो कोई तो ऐसी बॉडी होगी, ठीक है, जो सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ले और सारी की सारी रेस को एमिट कर ले विथ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। मैं रिपीट करूँ स्टेटमेंट को, कोई तो ऐसी बॉडी होगी जो सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ले विथ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एमिट करे तो वो सारी की सारी रेस को एमिट करे विथ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अभी तक की ये बॉडी काल्पनिक थी, ठीक है, और इस बॉडी को उन्होंने नाम दिया था ब्लैक बॉडी। क्या नाम दिया था? ब्लैक बॉडी। अब मैं इसको रब कर दूं और अपन मुद्दे पे आते हैं। ब्लैक बॉडी क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो ऐसे इफेक्ट्स हैं ना, ठीक है, जो हमें बताएगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेव भी करती है, मतलब कि पार्टिकल नेचर भी है उसका। वेव नेचर तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। पार्टिकल नेचर के लिए हमें ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि प्लैंक्स जी जो हैं उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों डिफाइन की और ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो पहले मैं इसको रब कर दूँ ना बच्चों। ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ब्लैक बॉडी होती क्या है? तो ये कहा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसको आप हीट करते हो तो बट ऑब्वियसली वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा। इतना क्लियर हो गया, हमने आयरन रॉड का एग्जांपल दिया तो, ठीक है। अब तो ब्लैक बॉडी में क्या ऐसा है खास बात? तो ब्लैक बॉडी में उन्होंने ये कहा कि एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है, अब बेसिकली वैसे तो न्यू बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को गर्म करो उसका ब्लैक बॉडी बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल देते हैं कि आप किसी भी चीज़ को तुम गर्म कर लो ना, ठीक है, तो उसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। बट अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं ना एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर आप हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आप जिसको गर्म करो ना, तब वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, समझो बेटा कि ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक कलर का है, पूरा मैंने ब्लैक कलर का उसको पेंट कर दिया है, और फिर मैं इसको हीट कर रही हूँ। तो जब मैं इसको हीट करूँगी ना, ठीक है, मैं देखूँगी कि जो रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर रहा है,
ठीक है, वो तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाता है, मतलब कि सारे के सारे रेडिएशन इसके अंदर पूरे भरपूर नहीं हो जाते हैं। तो बेसिकली जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, अगर हम लोग एक बात लेके चलते हैं तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी होगी वो एक गुड एब्जॉर्बर भी होगी, मतलब कि सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे मैंने अभी आपको पत्ते का एग्जांपल दिया, मैंने क्या बोला कि सन की सारी रेस एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, जिसकी वजह से हमें पत्ता ग्रीन कलर का नज़र आता है, ठीक है ना। बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि विबग्योर के सारे जो रेंजेस आते हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है कंप्लीट, ठीक है, सारे के सारे रेस एब्जॉर्ब कर लेता है। सो द आइडियल ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड ऑल्सो अ गुड एमिटर, ठीक है। और उसके बाद जब वो एमिट करेगा ना रेस को, तो सारी की सारी रेस को एमिट करेगा विद द ऑल फ्रीक्वेंसीज, ओके, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सारी की सारी रेस को एमिट भी करेगा। इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब ये आइडियल ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ठीक है, ये एक काल्पनिक का इमेज था कि ऐसा कोई हो सकता है, बट सी प्रैक्टिकल के बगैर तो कुछ होता नहीं है ना। तो एक बॉडी ऐसी मिली थी जिसको हम कहते हैं कार्बन बॉडी। अब कार्बन ब्लैक कलर की होती है, हम सबको पता है, ठीक है। तो कार्बन, या तो फिर हम इसको चारकोल बॉडी भी कहते हैं, पता ना, अगर हम वुड को गर्म कर लेते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो चारकोल निकलता है, तो आप अगर किसी भी सब्सटेंस में वो चारकोल यूँ पूरा लगा दीजिए तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो वो जो चारकोल हम लोगों को जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, वो 98.5 या 99% मैं ये बोल सकती हूँ कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के काफ़ी क्लोज होता है। मतलब कि जो उन्होंने सोचा हुआ था ना कि ब्लैक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, उसको काफ़ी रिजेंबल कर लेता है वो। तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम लोग कार्बन बॉडी या तो फिर चारकोल बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके पास भी कोई कंटेनर है और आप उसके अंदर पूरा ब्लैक उसको कर दो आगे पीछे हर जगह से, और फिर जब रेस पास करोगे तो सारी की सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी कैपेसिटी उसके अंदर होगी, और फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी रेस को एमिट भी करेगा, सिर्फ एक या दो नहीं, सारी की सारी रेस को एमिट करेगा। फिर चाहे उसकी इंटेंसिटी अलग हो, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो, डजंट मैटर, ठीक है, वो हो जाएगा। इस तरीके की ब्लैक बॉडी थी। बट अब अगर हम लोग इस ब्लैक बॉडी को इस ग्राफ के थ्रू एग्जाम्पल में लें तो ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग वेवलेंथ, जैसे रेड वाली है ना, मैंने ये दो एग्जांपल दिए रेड और ब्लू, ठीक है, तो रेड वाली की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। अब अगर मैं टेम्परेचर ये बोलूँ कि T2 इज़ अ हायर टेम्परेचर देन द T1, तो जब मैं इसका वेवलेंथ देखती हूँ तो ये मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और जब मैं ब्लू वाले का वेवलेंथ देखती हूँ, ठीक है, ब्लू वाले का वेवलेंथ देखती हूँ मैं यहाँ पर, तो वो वेवलेंथ मेरे को यहाँ मिल जाता है, ओके। तो ये रेड वाले का वेवलेंथ हुआ और ये ब्लू वाले का वेवलेंथ हुआ। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो ब्लू वाले का क्या है, कम होता जा रहा है। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब क्या है, देखो पहले आपको ना हल्का सा रेड मिल रहा है, फिर और गर्म कर रहे हो तो डार्क रेड हो गया, ठीक है, हल्का सा येलो मिल रहा है, फेंट येलो, फिर गर्म करते जाओ तो डार्क कलर में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। तो डार्क कलर इसका मतलब कि इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है। तो बेसिकली जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। वो रेड की इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है और ब्लू की इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर वेवलेंथ कम होता जा रहा है तो इंटेंसिटी जो है वो उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो कम होता जाएगा, सीधी सी बात है, हम लोग हीट करते जा रहे हैं और वेवलेंथ कम होता जा रहा है। तो वेवलेंथ जो है वो कम होता जाएगा तो इंटेंसिटी बट ऑब्वियसली उस चीज़ की बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बारे में बता रहे हैं। और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब कि वो एनर्जी भी क्या करेगा, ज़्यादा एमिट करेगा। चीज़ों को कनेक्ट करना, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो वेवलेंथ अगर ओके वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है तो इसका मतलब कि इंटेंसिटी, ठीक है, वो क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो एनर्जी है, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, ठीक है। आप रॉड ले लो, उसको आप गर्म करो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट दे रहे तो ज़्यादा गर्म होती जा रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब एनर्जी बढ़ती जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक सिंपल सा तुम सोचो, ठीक है, कि आप ना घोड़े पे बैठे हो, आप घोड़े को तबलिक 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 चला रहे हो, ठीक है।
अब जैसे आप उसको, ठीक है, पीछे यूँ टैप करोगे या उसको यूँ मारोगे थोड़ा तो वो तेज़ भागेगा, ठीक है। आपने मारा मतलब कि आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी ज़्यादा दी, ठीक है, तो इसके लिए वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि तेज़ भाग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, तेज़ भागना मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। आज अगर मैं ये बोलूँ कि ये वेव जो है वो तेज़ भाग रही है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, और धीरे धीरे भागना है इसका अंदर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो गई। ये तो हमने लास्ट सेशंस में देखा ही था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो अब अगर मैं इस चीज़ को पूरा डिफाइन करूं और प्लैंक्स जी की जो थियरी है उसको मैं एक आउटपुट दूं, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी पास करेगा या एनर्जी एमिट करेगा। अब अगर मुझे इसको हटाना है तो आई नीड सम कांस्टेंट, तो मैंने h लिख दिया कांस्टेंट, ठीक है। ये h और कुछ नहीं है, द h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना समझ आया, जिसकी वैल्यू आगे मैं बता दे रही हूँ 6.68, वो आगे मैं लिखवा देती हूँ, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले इस चीज़ को समझ लो आप, ठीक है। तो E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, इस तरीके से। तो बेसिकली हमें जो रिलेशन आया वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन आया। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हो, हमने नॉट लोअर, हमने लास्ट 1-2 सेशन पहले देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ नथिंग बट c अपॉन लेमडा, ओके, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो E इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये प्लैंक्स के फॉर्मूलास हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि प्लैंक थियरी शुरू कहाँ से हुई, ठीक है। मैंने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट से बताया क्या होता है, ठीक है। प्लैंक थियरी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी तो करना बाकी है। तो बेसिकली दिस इज़ अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये चीज़ क्लियर हुई, और फिर फाइनली उन्होंने ये बोला कि जो लाइट होती है ना, ठीक है, लाइट को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे, हम लोग ये मान रहे हैं कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल कर रही है ऐसे, ठीक है। पूरे के पूरे लाइन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया ना। अभी अपन ने अभी जो आयरन रोड का एग्जांपल दिया, अगर कंटिन्यूस होता तो सेम कलर दिखता, भले फ्रीक्वेंसी अलग हो जाए, भले इंटेंसिटी अलग हो जाए, कलर हमें सेम दिखता। या पूरा का पूरा रॉड जो है वो वाइट दिख जाता है, पूरा का पूरा रॉड जो है वही रेड दिख जाता, और वही दिखता, चेंज नहीं करता, ठीक है। तो अगर कलर चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो आयरन की रॉड है वो कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, और जिसको एब्जॉर्ब कर रही है उसको एमिट कर रही है, सिर्फ उसी को एमिट कर रही है। इसके लिए हमें उसके अंदर वायलेट कलर नज़र नहीं आ रहा, हमें उसके अंदर ग्रीन कलर नज़र नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं एक और चीज़ बताऊं कि समझो हमारे पास A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने रखा हुआ है PQRS। तो जितने अल्फ़ाबेट आपने उस बॉक्स में रखे, जब आप उसमें से निकालोगे तो निकलेगा तो PQRS ही ना, ठीक है, XYZ तो नहीं निकलने वाला। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा, एमिट भी तो उतना ही करेगा। तो एब्जॉर्ब अगर वो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसके कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स कि लाइट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। ये कंक्लूजन स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम लोग बेटा इस थियरी से। क्या बोलते हो, बात समझ में आई? ठीक है, मैं फिर से एक बार इस चीज़ बता दूं। अगर हम ये कह रहे हैं कि रॉड को हम लोग जब हीट कर रहे हैं तो वो रेड दिखा रही है, येलो दिखा रही है, वो दिखा रही है, ठीक है, बट कुछ कलर्स वो नहीं दिखा रही, ग्रीन नहीं दिखा रही वो अपने को, ठीक है, अपने को वो वायलेट कलर नहीं दिखा रही है। तो दैट मीन्स कि जो रेस उसने एब्जॉर्ब किए होंगे, एमिट भी तो वही कर रही है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। जबकि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट को लेके चले तो वो तो वेविक नेचर है विच इज़ कंटिन्यूस, तो उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए ना, वो कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रही है। और अगर किसी बॉडी के पास ये एक कला है, ठीक है, कि वो कुछ ही रेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, दैट मीन्स कि रेस जो है वो टूटी जा सकती है। और अगर वेव, ठीक है, टूटी जा सकती है, इसका मतलब कि वो कंटिन्यूस नहीं है, वो कैसी है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस मतलब कैसी हो गई, डिस्क्रीट, ठीक है। डिसकंटिन्यूस को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रीट, ठीक है। तो कैसी हो गई, डिसकंटिन्यूस हो गई। तो ब्लैक बॉडी के हिसाब से हम लोग इस फंडामेंटल के फॉर्म में पहुंच गए, दैट वेव इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। और एल्स वी कुड से लाइट इज नॉट कंटिन्यूस, लाइट इज बेसिकली डिसकंटिन्यूस फॉर्म। आगे हमें मैक्सवेल प्लैंक जी ने क्या बताया था वो हम देख लेते हैं। और एक
एक और एक्सपेरिमेंट रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं तो आपको एक पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कि प्लैंक जी ने, मैक्सवेल प्लैंक जी ने हमें प्लैंक्स क्वांटम थियरी में क्या बताया हुआ है। हालांकि इसका अच्छा खासा हमने अभी भी एक्सप्लेनेशन देख लिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अब बेसिकली क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कहाँ से शब्द आया, ये शब्द कहाँ से आया, तो प्लैंक्स जी ने तकरीबन 1900 की बात है, ठीक है, 1900 में थियरी दी थी। उसके बाद 1905 में इस थियरी को आइंस्टाइन जी ने थोड़ा और आगे इंक्रीज़ किया था और अच्छे और इस थियरी में डिटेल में हमें दिया था। फिर वो तो हम बाद में देखेंगे जब पूछा जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं 1900 में जो हमें मैक्सवेल प्लैंक जी ने थियरी दी। तो उनका क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कंटिन्यूसली, ठीक है, अभी कंटिन्यूस नहीं हो रहा, वो तो अपने को क्लियर होगा कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल discrete packets of energy. Okay, that discrete packets are called quantum. Okay, या क्वांटा। ओके, नाउ अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग एक वेव को देखते हैं कि वो वेव इस जगह जा रही है तो हम कह रहे हैं कंटिन्यूस है, पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक, कंटिन्यूस नहीं है, ये बेसिकली छोटे छोटे पैकेट्स में ये जो रे है ना वो डिवाइडेड है, छोटे छोटे पैकेट्स में वो रेडिएशन जो है वो डिवाइडेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद आप उससे अच्छे समझ पाओगे कि पैकेट्स की क्या बात हो रही है। जब हम छोटे थे ना, ठीक है, तब हमारे पास जो मोबाइल होता था ना वो नोकिया का होता था, 1100 3100, नोकिया का डब्बा ऐसे बोलते थे, वैसा वाला अभी मिलता ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो वाला मोबाइल होता था। तो उसमें हम अगर मैसेज टाइप करते थे ना बेटा तो उसके अंदर कैरेक्टर्स आते थे कि भाई समझो कि आप एक मैसेज में है ना 150 शब्द ही लिख सकते हो, ठीक है, 150 शब्द हम लिख सकते थे, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आते थे, ठीक है। तो अगर हमें कोई लंबा मैसेज लिखना होता है तो जैसे कि पहला मैंने मैसेज लिख दिया और उसके अंदर 150 कैरेक्टर्स जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो गए एंड स्टिल माई मैसेज इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, वो मेरा उसको मुझे और भी लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं मैसेज 1 लिख दूंगी, फिर उसके लिए दूसरे से 150 कैरेक्टर मैसेज 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ये वाला मैसेज 150 कैरेक्टर का मैसेज चला जाएगा जिसके पैसे कट जाएंगे, अच्छे खासे 5 रुपये कट जाते थे, ऐसे कुछ था, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी में है, मेरे हिसाब से मैसेज इज कंटिन्यूस, मेरे हिसाब से मैसेज इज कंटिन्यूस, ठीक है, बट जब वो जा रहा है तो कैसा जा रहा है, टुकड़ों में जा रहा है, ठीक है। अगर और लंबा मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, कंपो लिख दिया मैंने किसी भी चीज़ पर, तो ऐसे करके कितने मैसेज आएंगे, 4 5 6 हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे कैसे, पैकेज के फॉर्म में, पहला 150 कैरेक्टर्स का, दूसरा 150 कैरेक्टर्स, तीसरा 150 कैरेक्टर्स, मतलब क्या हो गया, पैकेज बन के मैसेज जा रहा है। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे अभी भी होता है, जैसे हम लोग अभी से यूट्यूब में हैं, हमको टाइटल लिखना होता है ना, ठीक है, तो टाइटल लिखना होता है तो वहाँ पे कैरेक्टर फिक्स है कि भाई आप 100 जितने कुछ होते हैं, ठीक है, आप उतना ही कैरेक्टर लिख सकते हो, उससे टाइटल में नहीं ऐड कर सकते हो, तो अपने को वही उतना ही लिखना है, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया, तो ये एक स्मॉल पैकेज हो गया। ओके, बात है समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि ये स्मॉल पैकेजेस में वो जाता है, तो इसके लिए वो क्या डिस्क्रीट है, अलग अलग हुआ ना, भले मेरा मैसेज कंटिन्यूटी में है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, मैंने अच्छा खासा एक लंबा सा मैसेज जो है ना वो मैंने लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से वो कंटिन्यूटी में, पर वो जा कैसे रहा है बेटा, वो जा रहा है 2 3 मतलब एक पैकेज गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे करते करते अलग अलग पैकेजेस में जा रहा है। तो भले हमें ये वेव दिख रही है कंटिन्यूस, बट एक्चुअली, ठीक है, बट एक्चुअली वो कैसे जा रही है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में जा रही है। डन, समझ आया अच्छे से मैंने क्या बोलना चाह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इन पैकेजेस को क्या नाम दिया, क्वांटा। अब 2 शब्द होते हैं, क्वांटा और क्वांटम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटम इज द सिंगुलर
ठीक है, क्वांटम जो है वो हम सिंगुलर पैकेज के लिए यूज़ करेंगे और क्वांटा जो है वो प्लूरल। अब सीधी सी बात है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्वांटा यूज़ करेंगे ना हम लोग। तो हम थोड़ी एक एक पैकेज को देखेंगे, अपन तो पूरी वेव को ही देखते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज़ द क्वांटा। क्लियर हुआ? तो इसके लिए इन पैकेजेस को उन्होंने कलेक्टिवली क्या बोल दिया, क्वांटा बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये वाली जो रेडिएशंस आ रही हैं वो लाइट से आ रही हैं, ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये लाइट वेव है, ठीक है, जैसे किसी भी सरफेस पे जब लाइट वेव आके स्ट्राइक होगी तो लाइट भी कंटिन्यूस तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसके जो डिस्क्रीट पैकेजेस हैं उनको ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, फोटोन। क्या नाम दे दिया, फोटोन, ठीक है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, अपन जब प्लांट के अंदर क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी में है। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब कि बनाना, फोटो मतलब कि लाइट, ठीक है। तो फोटो वर्ड कहाँ से आया, कभी किसी ने सोचा फोटो वर्ड कहाँ से आया, फोटो वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो फोटो मतलब क्या है कि अभी लीफ भी पूरी हुई नहीं, तो ऐसे डकार लेगा, ठीक है। तो लीफ भी क्या करेगा, छोटी 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 एनर्जीज लेगा और खाना बनाता जाएगा, ठीक है। तो छोटे 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 पैकेजेस ले रहा है और खाना बना रहा है, तो छोटे छोटे पैकेज को हम बोलेंगे फोटोन। तो लाइट के फॉर्म में अगर कोई वेव आती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं फोटोन, अदरवाइज हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्वांटा। मीनिंग दोनों की सेम है, बस शब्दों का अंतर है। आया था समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जैसे मैंने आपको डेरिवेशन अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले, फिर से बता देती हूँ मैं उसके बारे में, ठीक है। तो क्वांटम के हिसाब से ये कहा गया कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। तो E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, ये बता दिया मैंने, ठीक है। E इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो C अपॉन लेमडा होता है। H की वैल्यू क्या है, तो H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वैल्यू फिक्स है। तो ये वाली वैल्यू आपको दिमाग में बिठा देनी पड़ेगी, ठीक है, लर्न करनी होगी, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएगी। ओके, तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, एक दो सवाल है मेरे आपसे, और वो ये है कि फोटोन समझ आ गया ना, ठीक है। क्योंकि अब ये फोटोन के बेसिस पर हम करने वाले हैं एक और एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैंने सोचा था वो वाला करवाऊँ, मैंने सोचा कि फिर आपको फोटोन समझा दूँ उसमें, तो ये वाला थियरी आधा अधूरा हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने ब्लैक बॉडी के बाद पहले इसको समझा दी, अब मैं आपको समझाऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मस्त है कॉन्सेप्ट। पहले इतना कुछ लिखना तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी में। अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या स्टेटमेंट है, और फिर हम उसको जो उनका जो अपैरेटस था ना, ठीक है, फिगर बना के हम उसको समझते हैं। तो क्या है इसका मतलब, आइए देख लेते हैं हम लोग। When radiation of certain minimum frequency is strike on metal surface, the electrons are ejected from the surface of metal. Okay, this effect is called photoelectric effect, and the electrons are ejected, or else the ejected electrons, are called photoelectrons, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब,
व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, समझ लो कि ये हमारा एक मेटल का सरफेस है और एक कुछ फ्रीक्वेंसी से आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे विथ सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब वो स्ट्राइक होगी मेटल के सरफेस पे, तो हमें पता है कि मेटल जो होता है इट इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, और हमें ये भी पता है, लोअर क्लासेस की बात बता रही हूँ, कि मेटल के अंदर जो होते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तभी तो हम मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मेटल के सरफेस पे ये इंसिडेंट रे आया विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक फिक्स होगी फ्रीक्वेंसी, वो क्यों की बता रही हूँ मैं आपको। तो क्या होगा, ये जो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ने वो फ्रीक्वेंसी वाली जो रे को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, इजेक्टेड आउट हो गया। ठीक है, जैसे बाहर निकल गया ये भागना शुरू करेगा, चलो भाई मेरे को आज़ादी मिल गई। ठीक है, और ये पॉजेस करेगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मोशन आ गया, मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो ये बेसिक थियरी कि जब रेडिएशन को हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे मेटल सरफेस पर, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलना शुरू करेंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब सीधी बात है करंट का यूज़ होगा। तो अगर हम अपना फिगर बनाते हैं, तो याद हमने कैथोड रे ट्यूब वाला जो देखा था, वैसा ही हम लोग एक इवेक्यूटेड ट्यूब ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्यूब ले लेते हैं, ओके, और इस ट्यूब पे हम लोग 2 मेटल प्लेट्स रख देते हैं, और इन दोनों को हम लोग बट ऑब्वियसली, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एमीटर ला देती हूँ मैं। ओके, नाउ अब क्या बेटा, और ये जो है ये है क्वार्ट्ज विंडो, जहाँ से रेस को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो क्यों लिया था, नॉर्मल ग्लास विंडो क्यों ले सकते हैं। अब जो ग्लास होता है ना, जैसे हमारे कांच का वो अपन गाड़ी का ग्लास होता है, तो क्या होता है ना कि ग्लास जो है वो कुछ रेस को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाली कैटेगरी उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होती है, जबकि क्वार्ट्ज कैसा है ना, वो एब्जॉर्ब कुछ नहीं करता। ओके, तो वो सीधा 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 पास करेगा। ओके, इसके लिए ग्लास विंडो नहीं लिया था, क्वार्ट्ज विंडो लिया था। ओके, अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, रेस जो है वो इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, रेस जो है वो इंसिडेंट हुई है। अब जैसे ही इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, निकलना शुरू कर लेंगे इसके अंदर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कोई ना कोई तो कलेक्ट करने वाला होना चाहिए ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसको हम कहते हैं एमीटर, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एमीटर, ये एमिटर है, ये एमीटर, एमिट, ठीक है, बाहर निकला, और इसको हम लोग कहेंगे कलेक्टर। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं। अब आप खुद देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल फिजिक्स की बात करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फ्लो करेगी। 10th स्टैंडर्ड अगर 12th अपन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखो बेटा यहाँ पर, तो जैसे बैटरी लगा दी थी ना, तो ये एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन दिखा मतलब कि कंटिन्यूसली करंट तो फ्लो हो रहा है, बट द पॉइंट इज दैट कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में तो कहीं पे कोई वायर कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो अलग अलग है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमीटर से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये जो मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों कलेक्टर और एमीटर आपस में क्या हो जा रहे हैं, क्लोज हो जा रहे हो, एक सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, द फ्लो ऑफ करंट, the flow of electric current is called फोटो करंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्पेलिंग गलत है शायद, ठीक है, देख लेना। तो ये बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट था। अभी एक्सपेरिमेंट तो हुआ, ठीक है, यहाँ से
कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशंस किए गए बताती हूँ मैं आपको। क्या ऑब्जर्वेशंस किए गए, मैंने ये वाला पोर्शन अप कर लिया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये आया यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी से रे स्ट्राइक हो रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होनी चाहिए, फिक्स, मतलब मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड only if radiation of minimum frequency strike on metal surface, ठीक है। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, न्यू नॉट, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम लोग बेटा इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब बेटा आपको पता है कि अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हम कौन सी लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप ना एक पॉइंट समझो कि एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है। मम्मा ने आपको कमरे में कैद कर दिया, ठीक है, बोला कि तेरे को यहीं बैठना है, तो कभी बाहर जाना नहीं, बल्कि स्टडी कर, ठीक है। अब ये है कि आपको थोड़ा बाहर जाऊँ, बस ये कुछ तो मेरे को मौका मिले बाहर जाने का, तो आप वो मेटल के वो इलेक्ट्रॉन हो ना, ठीक है, जिसको जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव जो एनर्जी बांध के रख देती है, बेचारा कहीं जा नहीं पाता है, ठीक है। वैसे मम्मी ने आपको एग्ज़ाम की एनर्जी के अंदर बांध दिया है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। मम्मी को एक काम आ गया तो मम्मी ने आपको बोला कि पड़ोस वाली आंटी आई हैं, ठीक है, चाय बनानी है और आप दूध लेके आओ, ठीक है। अब ये है कि समझो कि दूध जो है वो 30 रुपये की एक आधा लीटर की जो थैली है, ठीक है, जो बैग आती है, वो आपको लेने जाना है। अब मम्मी आपको उसमें कह रही हाँ अरे आप खुश हो, क्या बात है, अब मेरे को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और आपको पैसे दिए, आप चले गए, आपने देखा ही नहीं वो कितने पैसे दिए, ठीक है। अभी तो आप चले भी नहीं गए, आप अभी बाहर तक रुके और आपने देखा कि अरे मम्मी 30 रुपये का दूध होता है, 20 रुपये ही तो हैं, 10 रुपये और चाहिए होंगे। मैं बोली अरे बेटा अब और तो पैसे हैं नहीं, एक छोड़ रहे नहीं तो मैं शरबत बना देती हूँ, तू अंदर रूम में चला जा। क्या हुआ, आपकी जो मनोकामना, जो एक आपको उम्मीद की किरण दिखी कि मैं बाहर जा सकता हूँ, वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 20 रुपये मिले जबकि आपको 10 रुपये चाहिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मम्मी आपको बोल दिया अरे रुक जा है, मैं गलती है, तेरे को 20 रुपये दे दिए, 10 रुपये और दे रही हूँ, तो मम्मी ने आपको 30 रुपये दिए, आप भाग के गए, ठीक है। इसका मतलब कि आपको दूध की जो बैग लेनी है, जो थैली लेनी है, ठीक है, उसके लिए कम से कम आपको कितने पैसे चाहिए थे, 30 रुपये। जब तक 30 रुपये नहीं थे तब तक आप उस घर से निकल नहीं पा रहे थे। सिमिलरली जब तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक वो इजेक्ट नहीं होंगे। तो दैट इज़ कंसिडर एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम 30 रुपये आपको घर से निकलने के लिए चाहिए क्योंकि आपको दूध लेने जाना है। बात आई समझ में? ठीक है, ओके। अब मम्मी तक बोल रही है, आपने अब कहा कि मम्मी 20 रुपये हैं, मम्मी ने बोला अरे बाप रे 20 रुपये हैं, चले काम कर ले 20 रुपये दे दे, मैं 50 के नोट तेरे को दे देती हूँ, ठीक है। मम्मी ने आपको क्या किया, 50 रुपये दे दिए, ठीक है। अब इसका मतलब कि आपको 30 रुपये चाहिए दूध लेने में और 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए, जिससे आप चॉकलेट खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बात आई समझ में? दैट मीन्स कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज़्यादा एनर्जी दे दी, मतलब आपको जितने पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा पैसे मिल गए। तो सिमिलरली जैसे मैंने अभी इसके पहले एक जो फिगर ड्रॉ किया था, ठीक है, तो जैसे ये मेटल है तो मेटल पे जो रे इंसिडेंट होगी, अब इंसिडेंट में इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होगी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सरफेस से बाहर तो आ गए, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से इजेक्ट आउट कंप्लीटली बाहर जाने के लिए, मतलब यूँ ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, कितना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, तब जाके वो काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस करेंगे, मतलब पैसे ज़्यादा चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मम्मी ने 20 रुपये दिए हैं और 30 रुपये का दूध आता है, आप घर से नहीं जा सकते हो, मतलब एनर्जी है आपके पास बट उतनी सफिशिएंट नहीं है कि आप उस मेटल के सरफेस से बाहर निकल सको, ठीक है। मम्मी ने आपको 30 रुपये दिए, चलो आप मेटल से, मतलब कि घर से बाहर तो निकल गए, बट क्या कर सकते हो, जाके दूध लेके वापस घर पे आना, और तो क्या कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं। यहीं पे मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए तो क्या होगा, 30 रुपये का दूध भी ले लिया आपने और 20 रुपये की चॉकलेट भी खा लिया आपने, ठीक है। अब हम तो चॉकलेट के दीवाने हैं ना, चॉकलेट खा लिया हमने,
तो सिमिलरली अगर थ्रेशोल्ड से, ठीक है, वी नॉट से अगर ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके फ्लो करते हैं, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी मिलती है तो इजेक्ट हो जाते हैं, अगर उससे कम मिलती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वहाँ से, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन प्लैंक जी को नज़र आया। एक्चुअली प्लैंक जी ने नहीं किया था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने शायद बताना भूल गई, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था हेनरिच हर्ट्ज जी ने, हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है, उन्होंने किया था। समथिंग 1897 के आसपास ही कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। जबकि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हमने देखा तो 1900 में थियरी में आया था वो, तो ये वाला था। तो एक ये ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, जो हर्ट्ज जी ने किया है। एक और ऑब्जर्वेशन था, क्या था वो, दैट काइनेटिक एनर्जी, ओके, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ओके। अब इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, न्यू अगर ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि 50 रुपये दिए, आपको 20 रुपये ज़्यादा है तो आप 20 रुपये की चॉकलेट खाओगे ना, सीधी सी बात है। अब यहीं पे आपको मम्मी ने 100 रुपये दे दिए होते, मतलब आहा, हम तो पिज़्ज़ा लेके आ जाते घर पे, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो मिनी पिज़्ज़ा, फिर कमेंट में लिखना मत मैम पिज़्ज़ा इतने का नहीं आता है, मिनी पिज़्ज़ा, ठीक है, हम लोग वो लेके आते हैं। तो दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में आएगी, बात पकड़ में आई। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, एक निकल रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट होंगे, ठीक है। अब शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में, मैं आपको बता दूं, बेसिक मतलब बता दूं मैं आपको। फ्रीक्वेंसी जो है वो कलर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ठीक है, विब्गो वाले कलर्स आते हैं ना, ठीक है, तो कलर्स पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले कलर डालेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ तो रेड का फ्रीक्वेंसी बहुत लीस्ट है, ठीक है, ब्लू का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैंने ब्लू वाली लाइट एमिट करवाई, ठीक है, जब ब्लू वाली लाइट मैंने एमिट करवाई तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ जाएंगे, वो भागना शुरू करेंगे, ओके। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 1000 होंगे, 12,000 होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ कलर ऐसा लिख दें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो पता है हमें अभी जो वो मैंने आपको आयरन रॉड का एक्सपेरिमेंट दिया, समझाया, तो क्या मैंने कहा था कि आयरन रॉड को अगर आप गर्म करोगे तो पहले क्या होगा, लाइट रेड होगा, फिर डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है, फिर डार्क ऑरेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि कलर्स का जो कलर है ना वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहे हैं। दैट मीन्स कि इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जैसे हम लोग ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या अगर हम लोग फ़ोटोज़ लेते हैं या टीवी में भी हम लोग पता है कलर सेटिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे अगर हम लोग ब्राइटनेस करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ब्राइट वाले को दबाते हो, भाई धीरे धीरे ऐसा गोरा हो जाना चाहिए ब्राइटनेस, तो दैट मीन्स कि आप इंटेंसिटी पे फोकस कर रहे हो वहाँ पे। और अगर आप कलर चेंज कर रहे हो, एक होता है ना पता है नेचुरल कलर, ठीक है, फिर आता है मून लाइट, फिर आता है वार्मथ कलर, ठीक है, ऐसे अलग अलग कुछ सेगमेंट्स आते हैं जो आपको बहुत सारे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग्स में भी मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग कलर्स के बेसिस पर चेंजेस ला रहे हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम लोग ब्राइटनेस के बेसिस पे चेंजेस ला रहे हैं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन। तो जितना ज़्यादा, ठीक है, इंटेंसिटी होगा कलर का, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। जैसे अगर लाइट ब्लू कलर आया तो 10-12 निकल गए, डार्क ब्लू कलर आया, ठीक है, 10,000 निकल गए, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस उनको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिले। नाउ अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन ने देखा था वेव थियरी, उससे तो काफ़ी विपरीत थी, ठीक है, अलग ही था। और जब पूछा गया ना कि ये सब क्या है, मतलब कहाँ से आया, तो हेनरिच हर्ट्ज ने कहा वो तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को ये सब मिला। अब ये चीज़ जो वेव थियरी से क्यों रिलेट नहीं कर रही हो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एंड ही सेड कि आई डोंट हैव एनी आंसर्स फॉर दिस, ओके, कोई बात नहीं। फिर 1900 में कौन आए, 1900 में आए प्लैंक्स जी, ठीक है। और प्लैंक्स जी ने जब बताया ना, ठीक है, कि जो लाइट होती है, ठीक है, वो लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स में जाती है, अभी हमने डिस्कस किया। दैट इज़ कि जो लाइट है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट होती है, ठीक है, ये उन्होंने हमें बताया था,
ठीक है, बस काम हो गया हमारा, और तो क्या चाहिए। फिर आइंस्टाइन जी आए थे 1905 में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1897 में। 1900 में जो प्लैंक्स जी है वो उन्होंने बता दिया कि लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। और फिर आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी आए थे 1905 में, और उन्होंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया। बताया तो उन्होंने था, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज जी ने बताया तो था कि क्या क्या होता है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसके इम्पैक्ट्स नहीं बता पाए थे, और ये ऑब्जर्वेशन क्यों उनको मिला, क्या इनके पीछे कॉजेज है वो नहीं बता पाए थे। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन किया था 1905 में। किसने? आइंस्टाइन जी ने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द प्लैंक्स थियरी, ठीक है। जो प्लैंक्स की जो नेचर पार्टिकल वाली थियरी थी ना, उस थियरी को लिया उन्होंने और उस थियरी के मुताबिक ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। खैर अभी हमारे बुक में वहाँ पे इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो मैं नहीं करवा रही हूँ खामखा, पता चला कि आप ना एक्सपेरिमेंट्स के समुद्र में गोते खा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बट हाँ, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी है, मैं भूल गई, ठीक है। एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। कहाँ लिखूँ मैं इसको रब कर दूँ? ओके, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस थियरी का, वेव फंक्शन। इसका मतलब है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ओके, इसका जो सिंबल होता है वो होता है यूं, फाई, इसको फाई कहते हैं हम लोग, ठीक है, फाई नॉट। और ये होता है एच न्यू नॉट। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड न्यू नॉट दैट मीन्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई जो होता है वो अपने को देता है वेव फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? सीसीएम है, केसीएम, हाँ सॉरी, ठीक है, केसीएम, जिसको हम हाथ में रखते हैं और मेल्ट हो जाता है। ओके, अब इतना सा हल्का सा है कि हाथ की गर्मी पे मेल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए तो एनर्जी कितनी चाहिए? बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर की, कॉपर तो यार कैसा होता है, ठीक है, इट इज़ द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, और उसके अलावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, मतलब बाबा रे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अलग एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली हर एक मेटल का नेचर अलग अलग है। इसके लिए हर एक मेटल में से जो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, तो हर एक मेटल के लिए हमें अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी देनी है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ये एक पॉइंट मैं आपको समझाना भूल गई थी। बात आई समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार इसको पॉज करके वीडियो लिख दो। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको तहे दिल से बहुत थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। रिक्वेस्ट भी है कि आपके फ्रेंड्स, आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, उनको रिकमेंड कीजिए मेरा चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। अच्छे से सब कुछ जो है, जो मैंने समझाया और जो बुक में लिखा हुआ है, एक बार सब कुछ रीड कर लीजिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।